नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त मूल विधि कक्षा में, जिसमें हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के भाग 3 में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। और आज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाले हैं, जिनको आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और पहले भी यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। तो आपका स्वागत, आपका सभी का वंदन, अभिनंदन। और बहुत गंभीरता से आपको बात को सुनना है, बहुत गंभीरता से आपको चीज़ों को समझ लेना है, ठीक है। बिना देरी किए हम अपने आज की क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि हमको फिर 4 बजे शुरू करते हैं और 5 कब बज जाते हैं ये चीज़ पता ही नहीं लगती, और बहुत ज़्यादा काम और करना चाहिए था, वो उतना हो नहीं पाता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, है ना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। और इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी भाषा में यही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लास्ट जो जिस धारा की चर्चा हम लोग कर रहे थे, है ना, लास्ट जिस धारा की चर्चा हम लोग कर रहे थे वहीं से हम लोग चालू। बुक आ जाएगी ना, धीरे धीरे सबके पास भेजी जा रही होगी, पहुंच जाएगी, चिंता मत करिए। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझना शुरू करते हैं। कौन सा? यहाँ पर हमने लास्ट कल शुरू किया था, अब मैं लिख करके छोड़ गया था इसको। धारा 215, है ना, क्या थी? धारा 215 थी हमारी। कौन सी थी? धारा 215 थी हमारी। और धारा 215 किस संदर्भ में बात कर रही थी? धारा 215 बात कर रही थी सरकारी संपत्ति के संदर्भ में। किसमें? सरकारी संपत्ति के संदर्भ में। सरकारी संपत्ति की परिभाषा, संपत्ति की परिभाषा के संदर्भ में ये यहाँ पर बात कर रही है। और यहाँ पर सीधे ही एक शब्द आया है कि सरकारी संपत्ति क्या चीज़ है, तो सीधे ही वहां पर बोला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी अपने दिमाग में आप बात रख लीजिए कि सरकारी संपत्ति क्या है, कि जिसे इस एक्ट की जिसे इस एक्ट की जिसे इस एक्ट की धारा, है ना, जिसे इस एक्ट की धारा कौन कौन सी में? जिसे इस एक्ट की धारा 17 जे में, 17 जे व दो धाराओं में जिसके बारे में जिक्र है, और 39 में बताया गया है। बस इतना थोड़ा सा याद रख लीजिए। मतलब याद भी नहीं रखना है तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अपने दिमाग में इस चीज़ को रख लीजिए, क्योंकि वहां पर ये बात पूछ सकता है आपसे कि भाई सरकारी संपत्ति का जिक्र कहाँ पे आया है, तो आपको बोलना पड़ेगा सरकारी संपत्ति का जिक्र वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 17 जे और 39 में आया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला सेक्शन है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमने जंगली जो जानवर है या वन्य जीव है उसकी परिभाषा में देखा था कि भाई सभी प्रकार के स्तनी, सभी प्रकार के आपके जो मैमल्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, आपके पक्षी हैं, सरीसृप हैं, और मछलियां हैं, इत्यादि इत्यादि, उनके अंडे और बच्चे, ये सब जंगली जानवरों में आपके आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ होती है, जानवर भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके जंगली जानवर जिनके संदर्भ में हमने बात करी, और दूसरे आपके क्या होंगे? दूसरे होते हैं आपके पालतू जानवर, जिन्हें आप पशुधन कहते हो, जिनको आप लाइव स्टॉक कहते हो। क्या कहते हो? लाइव स्टॉक। तो यहां पर सीधे ही पूछा जाएगा कि लाइव स्टॉक की परिभाषा कहां पर दी गई है, तो आपको बोलना पड़ेगा धारा धारा या सेक्शन। किसमें? धारा या सेक्शन आपके 218 ए में। किसमें? 218 ए, या इसको आप क कह सकते हो। में यहाँ पर किसकी परिभाषा दी गई है? यहाँ पर पशुधन की परिभाषा दी गई है। किसकी बच्चे? यहाँ पर हमारे पशुधन की परिभाषा। पशुधन, पशुधन इसको अंग्रेजी में लाइव स्टॉक कहा जाता है ना, लाइव स्टॉक कहा जाता है, लाइव स्टॉक। तो यहाँ पर आपको सीधे ही एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि लाइव स्टॉक में क्या क्या है ना, लाइव स्टॉक में क्या आता है, में कौन कौन से जानवर आते हैं, में कौन कौन से जानवर आते हैं,
कौन कौन से जानवर आते हैं, लाइव स्टॉक में कौन कौन से जानवर आते हैं। तो आइए एक प्रॉपर लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लाइव स्टॉक में आपकी भैंस, जो भैंस होती है ना, भैंस होती है, भैंस भी इसी के अंतर्गत आती है। गाय है ना, गाय के बारे में सांड पहले लिखे, सांड आता है, सांड आता है। उसके बाद आपका बैल आता है, ऊंट आता है, बैल आता है। उसके बाद आपका ऊंट आता है, ऊंट, ठीक है, आपका ऊंट आ जाता है। उसके बाद आपकी गाय आ जाती है, गाय। उसके बाद गधा आ जाता है, गधा भी लाइव स्टॉक में आता है, ठीक है, गधा आ जाता है। गधे के बाद आपका बकरा, भेड़, बकरा बकरी भेड़, ये सब आपका आ जाता है। उसके बाद आपका घोड़ा, घोड़ा। उसके बाद खच्चर, खच्चर क्या होता है, जो अ, गधे और घोड़े के क्रॉस से जो बच्चा पैदा होता है उसको खच्चर कहा जाता है। हाँ, पढ़ने पे ध्यान दो ज्यादा ज्यादा बेटे, इधर उधर ध्यान मत दो। हाँ, हाँ, गंभीरता से पढ़िए। हाँ, प्रभात बोल रहे हैं, प्रभात एक बच्चा है, बोल रहा है सर मैं पहले आपको बहुत बेकार टीचर समझता था, और जब आपसे पढ़ा तो मतलब सही लग रहा है। हाँ, देखो ऐसा होता है कि हर किसी की एक अपनी कला होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण सिर्फ इस स्वरूप को देख करके और एकदम से अपनी धारणा बना लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति एक अलग तरह का होता है, एक अलग व्यक्तित्व के साथ होता है ना, उसकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी सोशल लाइफ में अलग प्रायोरिटीज़ होती है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप मुझे कभी भी देखो, भले ही आप मुझे इस स्वरूप के साथ देख रहे हो, पर कभी भी आप मुझे इस तरह की बातें करते हुए क्लास में कभी नहीं देखोगे, ना ही किसी को फोर्स करते हुए देखोगे। हाँ, विद्यार्थी जीवन के लिए जो जो अच्छी बातें हैं वो मैं जरूर डिस्कस करता हूँ, चलिए, है ना। तो आपका खच्चर, खच्चर आ जाता है इसमें। उसके बाद एक याक होता है, याक, है ना, पहाड़ों में मिलता है, एक याक होता है बड़े बड़े बालों वाला, याक भी इसी में आ जाता है। उसके बाद जो सुअर होता है, सुअर होता है वो इसी में आता है। बत्तख जो होती है, बत्तख, बत्तख भी इसी में आ जाती है। उसके बाद जो हंस होता है, हंस भी इसी में आ जाता है। कुक्कुट भी इसमें आ जाता है, कुक्कुट, कुक्कुट क्या होता है, मुर्गा मुर्गी, है ना, कुक्कुट मुर्गा मुर्गी भी इसी में आपका आ जाता है। साथ में क्या चीज़ है, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में इनके अंडे और बच्चे, इनके अंडे, अगर अंडे देने वाले जीव हैं तो अंडे, और बच्चे देने वाले जीव हैं तो बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें स्तनी भी हैं, देखो, है ना, इनके अंडे और बच्चे। तो पशुधन में कौन कौन से जानवर आते हैं, तो भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गाय, गधा, बकरा, भेड़, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, हंस, कुक्कुट, इन ये जीव आपके लाइव स्टॉक में आपके आते हैं, और इनके अंडे और बच्चे भी लाइव स्टॉक के अंदर काउंट किए जाते हैं। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। लाइव स्टॉक की बारे में सेक्शन 218A में बात की गई है। ठीक, आगे बढ़ें। हाँ, बहुत अच्छे से समझते चलो, बहुत आनंद आएगा आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, आगे हम लिखते हैं धारा या सेक्शन, कौन सा, 220, है ना, 220। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, अगर एग्जामिनर थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेगा तो आपको बताना पड़ जाएगा। यहाँ पर क्या है, मांस की परिभाषा है, किसकी, मांस, फ्लैश, क्या होता है, फ्लैश होता है ना, फ्लैश, जहाँ तक मैं लिख पा रहा हूँ, फ्लैश की परिभाषा, फ्लैश की परिभाषा, फ्लैश की परिभाषा। मांस किसको माना गया है इस एक्ट के अंतर्गत, मांस किसको माना गया है, मांस, है ना, फ्लैश किसको माना गया है, गोश्त किसको माना गया है यहाँ पर। तो वैसे तो अगर आप सामान्य भाषा में देखने का प्रयास करो तो मांस का मतलब मांसपेशियों से है ना, नॉर्मली है। परंतु इस एक्ट के अंतर्गत अगर कहीं पे ये लिखा रहेगा कि अगर कोई किसी जीव का, वन्य जीव का मांस पकड़ता है, तो उस मांस के अंदर क्या क्या चीजें इन्होंने काउंट करी हैं, उस मांस का मतलब खाली मांस से नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों को काउंट किया जा रहा है। हाँ, उसके अंदर बहुत सारी चीजों को काउंट किया जा रहा है। तो मांस की परिभाषा में मांस में क्या क्या आता है, मांस के अंतर्गत क्या क्या, मांस के अंतर्गत, अंतर्गत इस एक्ट में क्या क्या रखा गया है ना, क्या क्या रखा गया है, क्या क्या रखा गया है।
तो ऐसे ही बनाते हैं बिल्कुल सिंपल वे में और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जब हम कहते हैं मांस, तो मांस का मतलब क्या है? वन्य प्राणी, है ना, जंगली जानवर हो या बंदी प्राणी हो। बंदी प्राणी कौन से हैं? ये जो संरक्षित जीव हैं, यदि उनको हमने पकड़ा हुआ है ना, यदि उनको हमने पकड़ा हुआ है तो उनको क्या कहते हैं? उनको बंदी प्राणी कहा जाता है। तो यदि हमने क्या काम कर रखा है कि वन्य प्राणी या बंदी प्राणी है, उनका उनका क्या है? उनका रक्त, है ना, उनका रक्त, अगर हमारे पास उनका रक्त मिला है, ब्लड मिला है उनका हमारे पास में, तो ये माना जाएगा कि हमने उनके मांस को निकालने जैसी ही बात करी है। यानी कि मांस के अंदर क्या क्या है? रक्त आता है, उनकी हड्डी आती है ना, हड्डी हड्डी बोन्स आती हैं। क्या आती हैं? उनकी हड्डियां आती हैं, है ना, उनकी हड्डियां आती हैं। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? हड्डियों के बाद उनकी स्नायु आ जाती हैं। स्नायु, स्नायु मतलब आपकी उनकी नसें, है ना, नसें, नर्व्स वगैरह, नसें और नर्व्स, है ना, नर्व्स वगैरह, ये भी खींच लेते हैं कई बार। स्नायु आ जाती है। स्नायु के बाद आपका क्या आ जाता है? उनके अंडे आ जाते हैं। अगर किसी जीव के आपने अंडे उठा लिए हैं, या उनका जो कवच होता है, कवच, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनका कवच होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका वो रहता है कौन? जो आपका कछुआ रहता है ना, टर्टल और टोटोइस, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, टर्टल अलग होता है, टोटोइस अलग होता है, ठीक है, परंतु दोनों पर ही खोल होता है। तो उनका जो कवच है उसको भी, मतलब हम किस में काउंट कर रहे हैं? उसको भी हम मांस के अंतर्गत ही काउंट करेंगे। और क्या क्या आ जाता है इसमें? आपकी पृष्ठ चर्म क्या आ जाती है? पृष्ठ चर्म, पृष्ठ चर्म, है ना, हाँ, पृष्ठ चर्म, यानी कि आपकी कमर की तरफ की, है ना, कमर की तरफ की खाल, कमर की तरफ की खाल, स्किन, है ना, सीधे सीधे स्किन की बात हो रही है, जानवरों की स्किन निकाली जा रही है, तो वो भी इसी में आपका आ जाएगा। उनकी बॉडी से निकाला हुआ क्या, और इधर लिख देते हैं, उनकी बॉडी से निकाली हुई चर्बी, है ना, अगर आपने उनकी बॉडी से फैट निकाल लिया है, क्योंकि अगर आप किसी भी डेड बॉडी को देखने की कोशिश करोगे, या आप अपने और मुझे ही देख लो, तो हमारा अमूमन क्या रहता है? हमारी बॉडी में फैट भी रहता है, क्योंकि हम, हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, प्रोटीन जाती है, विटामिन जाती हैं, ऐसे ही फैट जाता है, ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट जाते हैं, ऐसे ही फाइबर जाता है ना, वाटर जाता है, मिनरल्स जाते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या रहता है कि हमारी बॉडी हमारी नाकारापन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा फैट को स्टोर कर लेती है। तो जो पेट पे और पैरों पे और कूल्हों पे ज़्यादातर चर्बी दिखाई देती है, इसी को फैट कहा जाता है। किसी जानवर को भी आप काटोगे तो इसका रंग ना पीला पीला दिखाई देता है, तो जानवरों की चर्बी भी प्रयोग की जाती है ना। मांसपेशी अलग होती है, मांसपेशी मतलब स्पेशली मसल्स उनकी, और चर्बी क्या रहती है? उनके ऊपर चर्बी चढ़ी रहती है, उनके अंदर भी चर्बी रहती है। तो कुछ कुछ जानवरों को क्या किया जाता है? उनकी चर्बी के लिए मार दिया जाता है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग, ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर जीवों को अंधविश्वास के कारण मारा जाता है, ठीक है, या उनके शरीर से औषधियों बनाने के लिए माना जाता है, या ज्यादातर जो जितने जीव मारे जाते हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मारे जाते हैं, खुशबू इत्र वगैरह बनाने के लिए वो मारे जाते हैं। इस सेंस में चीजें वहां पर जा रही हैं, तंत्र मंत्र के लिए मारे जाते हैं, और साथ में जो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उनको एनहेंस करने वाली दवाओं को बनाने के लिए भी क्या होता है? आपके जीवों को मारा जाता है ना। कई बार जैसे आपने सुना होगा कि भाई अगर किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो सूअर की चर्बी लगा लो, इस तरह से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो उनकी चर्बी, है ना, उनकी बॉडी का फैट भी मांस के अंतर्गत आता है, और उनका गोश्त भी जो है, उनका गोश्त भी है जो, है ना, उनका गोश्त भी जो है, फ्लैश भी है, वो मांस के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ये सेक्शन 220 स्पष्ट रूप से बोल रहा है, स्पष्ट रूप से आपका बता रहा है। हाँ, है ना, ये क्लियर हो रही है आपको बात? हाँ, हाँ, बहुत सारे जीवों को मार दिया जाता है। जैसे जो आपका वो है, जो आपका रिनो होता है, जो आपका गेंडा होता है, गेंडे का जो सींग होता है, उस गेंडे के सींग को सिर्फ इसलिए काट लिया जाता है कि वो पुरुषत्व बढ़ाने का काम करता है। तो पुरुषत्व बढ़ाने की तो और भी औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनके माध्यम से पुरुषत्व बढ़ाया जा सकता है,
ठीक है, परंतु जानवरों के ही सींग को काटना और फिर उनको महंगे दामों में इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में बेचना, बहुत आपने देखा होगा एक दुमुही सांप होता है, एक्चुअली में उसकी मुंह और उसकी टेल एक जैसी होती है, तो काफी सारे लोग उसको यूज करते हैं तंत्र मंत्र में, है ना, कि भाई इससे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और उनको उठा करके लोग स्मगल करते हैं, तो बोला जाता है कि उनको एक एक दो दो करोड़ रुपए में वो बिक जाता है। ठीक है, बिक जाता है, ऐसा भी ऐसा सुना है, पर प्रामाणिकता कितनी है वो बात सही नहीं है। परंतु यदि कोई इस तरह से पकड़ते हुए मतलब मिल जाए किसी को, तो भाई फिर बढ़िया इलाज होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मांस के अंतर्गत रक्त भी है, हड्डी भी है, उनकी नसें, नर्व्स, अंडे भी हैं, कवच भी है, उनकी कमर की खाल भी है, उनकी चर्बी भी है और गोश्त भी है। और साथ में एक बात इंपॉर्टेंट इसमें नोट कर लीजिए, चाहे ये कच्चे मिले, है ना, चाहे ये कच्चे मिले या पके हुए मिले, है ना, पकाए हुए मिले, दोनों ही कंडीशन में वो मांस ही कहलाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 220 आपका बोल रहा है फ्लैश की परिभाषा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला 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 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, अगला बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 224, है ना, धारा या सेक्शन कौन सा, 2 का 24 है, जो कुछ इशारा करता है, ठीक है, जो बताता है क्या कि आगे हमारे पास आपके जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में बात करेगा। किसके बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेगा। आपके जो अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, उनके बारे में बात करेगा, और अन्य जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेगा। तो आपके लिए ये धारा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। यहां पर सीधे सीधे एक बात बोली गई है, यहां पर सीधे सीधे एक बात बोली गई है, यहां पर आप लिख लो कि राष्ट्रीय उपवन, है ना, राष्ट्रीय उपवन। राष्ट्रीय उपवन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय उपवन को अंग्रेजी भाषा में नेशनल पार्क्स कहते हैं। नेशनल पार्क्स जैसे राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, जैसे बहुत सारे अलग अलग आपके नेशनल पार्क्स होते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए। आपके अभयारण्य क्या है, आपके अभयारण्य, अभयारण्य जो आपकी सेंचुरीज होती हैं, जो आपकी सेंचुरीज होती हैं, और आपके सामुदायिक, है ना, जो आपके सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं, कौन से, जो आपके सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, है ना, क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, के बारे में बात करता है ना, के बारे में बात करता है, के बारे में बात करता है, के बारे में बात करता है। ये वाला क्या बात करता है, क्या बात करता है, ये सीधे सीधे ही बोल रहा है कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा कौन कौन सी, बहुत ध्यान से सुनना, धारा 18 है ना, धारा 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है आपसे। धारा 18, धारा 35, धारा 35, ठीक है, उसके बाद धारा 36A, हाँ, धारा 36A जिसको क कह सकते हो, और धारा आपकी कौन सी, 36C, 36G जिसको सी कह सकते हो। ये बात करते हैं किसके बारे में, ये बात करते हैं राष्ट्रीय उपवन के बारे में। यानी कि यहां पर बोला जा रहा है राष्ट्रीय उपवन, तो एक्ट, ये वाली धारा क्या बोल रही है, सेक्शन 24, कि राष्ट्रीय उपवन का मतलब उसी से है जिसका जिक्र इसी एक्ट की धारा 18 में किया गया है। यानी कि अगर पेपर में ये बात आएगी आपके सामने, यदि पेपर में आपके सामने ये बात आएगी, हाँ हाँ ठीक है, ये जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, गंभीरता से देखिए, गंभीरता से देखिए और पढ़िए, समझिए। तो ये धारा बता रही है कि राष्ट्रीय उपवन का मतलब वही है जो धारा 18 में बताया गया है। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की कौन सी धारा में नेशनल पार्क के बारे में बात की गई है, किसके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में आपकी बात करी गई है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 18 में बात करी गई है। उसके बाद सीधे ही सेक्शन 35 में जो आपके अभयारण्य होते हैं, क्या होते हैं, अभयारण्य जो आपके होते हैं, है ना, जिनको आप, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। और यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर सामुदायिक, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों के बारे में,
सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों के बारे में बात की गई है आपकी धारा 36A और 36C में। तो ये तीनों की तीनों धाराएं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 224 क्या बोलता है कि इन इन धाराओं में जो जो बात की गई है उनके बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर आपके दिमाग ठनका होगा काफी सारे लोगों का। हाँ, आप में से हम्म हम्म हाँ हाँ, मुर्गे और बकरे जो हैं वो आपके संरक्षित प्राणियों में नहीं आते हैं। ठीक है, वो संरक्षित प्राणियों में नहीं आते, मुर्गे और बकरे, है ना, मुर्गे और बकरे संरक्षित प्राणियों में आपके नहीं आते। यदि वो विलुप्ति के कगार पर जा रहे होते, पर ऐसा नहीं है, उनकी तो बहुतायत है, उनकी तो बहुतायत है, बहुत बड़ी संख्या में है, और उनका मतलब निर्माण ही, उनका जो जनन है वो किया ही किस लिए जाता है, वो किया ही किस लिए जा रहा है कि जिससे लोग उनको कंज्यूम कर सके। क्योंकि बहुत सारी आबादी विश्व में ऐसी है जो मांसाहार को प्रेफर करती है, मैक्सिमम लोग मांसाहारी ही हैं विश्व में, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कुछ भी नहीं उगता है। ठीक है, तो वहां पर वो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए मांस का ही सहारा लेते हैं। परंतु जो लोगों के पास बहुतायत में शाकाहार उपस्थित है वो मांसाहार खाते हैं, तो फिर उनके लिए तो बेवकूफ़ी वाली बात है। क्यों? क्योंकि मांसाहार जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब पचने में और इत्यादि में समय लेता है और अंगों को सुस्त करता है। तो बचना चाहिए अगर आपके पास शाकाहार बहुत बहुतायत में है, और नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अब वो मैं आध्यात्मिक अर्थ में इसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक कॉमन अर्थ में इसको बोल रहा हूँ। तो आपको, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर अभयारण्य लिखा है, आप में से ज्यादातर लोग, ये पेपर में भी आती है वर्तनी, वहां पर बोल देते हैं अभयारण्य, तो ये अभयारण्य नहीं है, ये अब है ना, ये अभयारण्य नहीं है, अभिधन अरण्य, अभिधन अरण्य। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यण संधि है, ई का य हो जाना, अभिधन अरण्य, तो ये अभयारण्य है ना, अभय अरण्य है ना, ये क्या है आपका अभय अरण्य। यहाँ पर ये अगर ये लिखोगे तो यहाँ पर तो अभी और अरण्य बनेगा, अरण्य अभी और अरण्य बनेगा, है ना, तो काम कैसे चलेगा, अभी और अरण्य का कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द नहीं है, शब्द है अभयारण्य। अभय मतलब कि जहाँ पर अ मतलब नहीं, भय मतलब डर, जहाँ पर कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, और अरण्य मतलब ऐसा जंगल, अरण्य मतलब आपका कानन, कांतार, विपिन, अटवी, है ना, गाछ, है ना, गाछ, इस तरह से दाव, इस तरह से तमाम शब्द आपके प्रयोग होते हैं। तो शब्द शुद्ध है अभयारण्य, ना कि अभयारण्य। ये आपको बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो परेशान मत हो, पढ़ते रहो आराम से आप लोग। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आ गया, सेक्शन 226, धारा 226, धारा 226, धारा या सेक्शन 226, सेक्शन 226, सेक्शन 226 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 226 बात करता है आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन, है ना, आरक्षित वन यानी कि एक ऐसा वन जिसको हमने रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये क्या है आपके, ये आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, ये आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं। पहले शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में किसी भी जंगल को, है ना, शुरुआत में किसी भी जंगल को डायरेक्टली नेशनल पार्क घोषित नहीं कर दिया जाता है, या डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं किया जा सकता है ना, डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं कर दिया जाता है। हाँ हम्म हाँ, ठीक है, डायरेक्टली, हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है 226 में, है ना, इसको ध्यान रखो, यहां पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहां पर 224 में एक बात बोली गई है, वहां पर बोला जाएगा राष्ट्रीय उपवन, तो राष्ट्रीय उपवन से वही मतलब है जो सेक्शन 18 में दिया गया है। यहां पर अभयारण्य में वही है जिसका जिक्र सेक्शन 35 में किया गया है, और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र से मतलब वही है जो जिसका जिक्र 36A में और आपका 36C में दिया गया है। ये इतना मतलब है, आप इसको भी एक बार याद ना रखें, पर आप इसको एक बार दिमाग में जरूर रख लें कि धारा 18 आपके नेशनल पार्क्स हैं, धारा 35 आपके अभयारण्य हैं, और धारा 36A और C आपके सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं। यहाँ पर आरक्षित वन की बात है, तो मैं आपको सीधे बोल रहा था कि नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेशनल पार्क जो आपके होते हैं वो ऐसे ही नहीं कि भाई ये एकदम से आपका नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता, नहीं। पहले स्थिति क्या रहती है, पहले आरक्षित या संरक्षित वनों को
नामित किया जाता है, और नामित करने के बाद फिर आवश्यकता पड़ती है तो उनको अभयारण्य में या उनको राष्ट्रीय उपवनों में तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है, तब्दील कर दिया जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए अच्छे समझिए, अच्छे से जानने का प्रयास करिए। तो आरक्षित वन यहां पर है, तो यहां पर सीधे ही आएगा कि आरक्षित वन से मतलब, आरक्षित वन से मतलब, आरक्षित वन से मतलब, ठीक है, मतलब लिख लो या अर्थ लिख लो। आरक्षित वन से मतलब या अर्थ, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा, है ना, 1927 की धारा, है ना, 1927 की धारा, इसको स्पेशल करके लिख देते हैं, 1927 की धारा, है ना, 1927 की धारा 20 में, धारा 20 में दिए गए तथ्यों से है, दिए गए तथ्यों से है ना, तथ्यों से है। यानी कि यहां पर सीधे ही, यहां पर सेक्शन 226 में ये बोलने की बजाय कि आरक्षित वन क्या होता है, सीधे ही इशारा कर दिया गया है कि आरक्षित वन का वही मतलब या अर्थ निकलेगा जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 में बताया गया है। तो अब आपको एक बात सीधे ही याद यहां पर ही रख लेनी है, आपको सीधे ही बात याद रख लेनी है कि आरक्षित वन का जिक्र जो है ना, आपको सीधे ही ये बात याद रख लेनी है कि आरक्षित वन का जो जिक्र है वो 2 एक्ट में और 2 धाराओं में किया गया है। जैसे आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की सेक्शन 226 में है ना, सेक्शन 226 में है, और भारतीय वन अधिनियम यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, आईएफए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के सेक्शन 20 में इसका जिक्र किया गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है। तो सेक्शन 226 और सेक्शन 220, है ना, सेक्शन ओनली 20 आपके आरक्षित वन के बारे में बात करता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे ध्यान रखिए। हाँ हाँ हाँ, अभयारण्य सही है। हाँ नहीं, अभयारण्य नहीं, अभयारण्य, अभयारण्य सही होता है। आप चेक करो खुद ही, आप खुद ही चेक करो, देखो क्या शुद्ध है। हाँ हाँ, आप खुद ही चेक करो, आप देखो, अगर अगर आप यहां पर देखो, आप यहां पर समझने का प्रयास करो। अगर आप लिखते हो अभयारण्य, ठीक है, आप लिखते हो यहां पर अभयारण्य, और यहां पर लिखते हो अभयारण्य, ठीक है, यहां पर लिखते हो अभयारण्य, अभयारण्य, तो दोनों का संधि विच्छेद करने पर क्या प्राप्त होगा? यहां पर संधि विच्छेद करोगे, है ना, यहां पर संधि विच्छेद, यहां पर संधि देखो, यहां पर यह हो रहा है ना, और उसके पहले आधा है यहां पर, तो यहां पर आपका शब्द बनेगा अभी, है ना, धन अरण्य, अभी धन अरण्य शब्द बनेगा यहां पर। और अभी और अरण्य का कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना, अभी और अरण्य का कोई सेंस नहीं बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। क्योंकि यहां से ई आया, यहां पर अ आया, तो ई के बाद भिन्न स्वर आने पर वह य में बदल जाता है। यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर ये अ हो जाएगा, यहां पर आधा भ, उसके बाद या अरण्य, तो अभयारण्य बनेगा। तो अभयारण्य का वो सेंस, ये अभयारण्य का वो सेंस नहीं निकला, परंतु यहां पर कौन सी हो जाएगी, यहां पर यण संधि हो जाएगी। परंतु यहां पर अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, क्या स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, अभय, और यहां पर या हो रहा है अरण्य, अभय और अरण्य, यहां से अ आया, यहां से आपका अ आया, तो यहां पर आपका आ बन गया। तो यहां पर पूरा शब्द बना अभयारण्य, अ मतलब नहीं, भय मतलब डर, और अरण्य यानी कि ऐसा अरण्य, ऐसा क्षेत्र, ऐसा वन क्षेत्र जिसको हमने अभय बना दिया है किसी भी जीव के लिए, किसी भी पौधे के लिए, ये बात वहां पर होती है। तो शुद्ध वर्तनी ये है, परंतु प्रचलन में ये है। तो अगर केशपाल सर इसको बोल रहे हैं तो वो व्यावहारिक तौर पर बोल रहे हैं, परंतु शुद्ध क्या है, शुद्ध बिल्कुल ये है। यदि आप बिल्कुल शुद्ध देखना चाहते हैं और हिंदी में वर्तनी में आए तो इसको टिक करना है, ये गलत है, ठीक है, परंतु व्यावहारिक तौर पर वो चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, चलो हटाता हूं उसको।
ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया सेक्शन 226। आगे बढ़ते हैं और आगे देखने का समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, अब हमारा आ गया हमारा सेक्शन 231, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पेन चेंज करना पड़ेगा। सेक्शन 231, धारा 231, बस ये निपटने वाली है। धारा 231 जो बात करती है ट्रॉफी की, ठीक है, जो बात करती है ट्रॉफी की, ठीक है, ट्रॉफी। अब हमारे दिमाग में हमेशा क्या आता है, हमारे दिमाग में हमेशा क्या आता है? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, अब ट्रॉफी की बात आ रही है। हाँ, बहुत लंबा है एक्ट, हाँ ये बड़ा एक्ट है। हाँ, क्योंकि इसमें क्या चीज है, हालांकि धारा तो 66 ही है, परंतु ये परिभाषाएं जो है ना, सेक्शन 2 लंबा हो जाता है। और इसमें एक आपका धारा आएगी 38, वो लंबी खींचेगी क्योंकि वो बाद में जोड़ी गई है। ज्यादातर वो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है, तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट को मतलब जानना जरूरी है। तो ट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब यहां पर खेल खिलौने वाली या कक्षाओं में प्रथम आने पर या विद्यालय में प्रथम आने पर दी जाने वाली, हाँ हाँ, दी जाने वाली ट्रॉफी से इसका मतलब नहीं है। यहां पर क्या है, ट्रॉफी से मतलब किस चीज का है? ट्रॉफी से मतलब क्या है कि वन्य प्राणी। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। इसका मतलब क्या है? वन्य प्राणी या बंदी प्राणी, या बंदी प्राणी, वन्य प्राणी या बंदी प्राणी। हमारे पास वन्य प्राणी हो, कोई जंगल में से लेके आए हो, या हमने संरक्षित जीवों को अपने पास बंद कर रखा है, उनका पूरा शरीर या उसका कोई भाग, ध्यान से सुनना है, वन्य प्राणी या बंदी प्राणी का पूरा शरीर, का पूरा शरीर हो, या शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग। शरीर के कोई भाग में क्या क्या आ सकता है? शरीर के भाग में कुछ भी, उसके नाखून आ सकते हैं, उसके खोल आ सकते हैं, कवच आ सकते हैं, मांस आ सकते हैं, हड्डी आ सकते हैं, उसकी चर्म आ सकती है, तमाम चीजें, उसके नाखून आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा शरीर या शरीर का कोई भाग जिनको क्या किया गया है, जिनको कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल या प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से क्या किया गया है, प्राकृतिक रूप से क्या किया गया है, हमने उसको संरक्षित कर लिया है ना, हमने उसको संरक्षित कर लिया है, हमने उसको संरक्षित कर लिया है, संरक्षित कर लिया है ना, किसी भी तरह से हमने उसको प्रिजर्व कर लिया है। क्या कर लिया है? प्रिजर्व कर लिया है। प्रिजर्व यदि हमने उसको कर लिया है तो ये बोला जाएगा, ये जो चीज है तो ये ट्रॉफी कहलाएगी, ये चीज ट्रॉफी कहलाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। हाँ, ये समझ में आया आपको? हाँ। हम्म। हाँ ठीक है, समझ में आई बात? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो उसको हमने प्रिजर्व कर लिया है। प्रिजर्व करने का मतलब क्या है? हमने उसको मढ़ लिया है। मढ़ना, मढ़ना होता है ना। तो क्या क्या प्रिजर्व किया जा सकता है ना, क्या क्या प्रिजर्व, क्या क्या ट्रॉफी हो सकता है, 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 ठीक है, क्या क्या ट्रॉफी हो सकता है। हाँ, क्या क्या ट्रॉफी हो सकता है, तो इसमें आपका सीधे ही आपको पॉइंट लिखने हैं। क्या क्या ट्रॉफी हो सकता है, तो किसी किसी जानवर का सींग, उसकी खाल, है ना, उनको हमने प्रिजर्व कर लिया है। उसके दांत, ठीक है, उसके दांत, कस्तूरी, है ना, कस्तूरी हिरन होता है, कस्तूरी उसकी, है ना, उनके अंडे, उनके कवच, है ना, उनके कवच, उनके घोंसले, घोंसले तक, है ना, जीवों के घोंसले आदि तक। तो यदि आपने इनको मढ़ करके सुरक्षित कर लिया है, कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से, या शरीर को ही पूरे को मढ़ करके आपने रख लिया है,
तो क्या बोला जाए, क्या माना जाएगा कि वो चीज क्या है, वो चीज आपकी ट्रॉफी कहलाएगी। ये चीज क्लियर होगी, एक बार मुझे बता दो आप, ये चीज मुझे बताओ एक बार। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, समझ में आ रही है बात? चलिए फटाफट, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सिंपल है ना। सींगों को, खालों को, दांत को, कस्तूरी को, अंडे को, कवच को, घोंसले को हमने प्रिजर्व कर लिया है, संरक्षित कर लिया है। कैसे? आर्टिफिशियल से या नेचुरल तरीके से, कोई भी केमिकल लगाए, साफ सफाई करी, ये चीज है। हाँ। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रॉफी बोलते हैं। अब एक तो ट्रॉफी होती है ये वाली, एक होती है असंसाधित ट्रॉफी, यानी कि बस मार के लाके रख लिया है। एक दो दो चीजें हैं। आपने क्या काम किया, जंगल में गए, शिकार करके लाए, और नाखूनों को खींच लाए, सींग को खींच लाए, ठीक है, हॉर्न को खींच लाए, बच्चों को उठा लाए, अंडे को उठा लाए, पूरी बॉडी उठा लाए, और ला करके आपने उसको क्या किया, जिसको बोलते हैं एक चीज आपकी प्रसाधन करना, ठीक है। जैसे आपका होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना, किसी भी चीज को प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग, जैसे फूड प्रोसेसिंग होती है ना, कि आपने दूध लाए, दूध रॉ मटेरियल है, बट आपने प्रोसेसिंग है ना, फूड प्रोसेसिंग में, मिल्क प्रोसेसिंग में क्या किया कि आपने उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद उससे पनीर बनाया, आपने घी बनाया, आपने मक्खन बनाया, आपने क्रीम बनाई, आपने उससे डिफरेंट टाइप के चीज बनाए, आपने उससे मिठाइयां बना ली। तो ये चीज होती है प्रोसेसिंग। तो जब आप किसी जीव को मार करके लाते हैं और उसके पूरे शरीर को या शरीर के विभिन्न अंगों को, जिनके बारे में यहां पर लिखा गया है, उनको हमने आर्टिफिशियली या आपके नेचुरली किन्हीं तरीकों से क्या किया है, प्रोसेस किया है, संरक्षित किया है, मढ़ दिया है, तो वो जो चीज हमको फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो ट्रॉफी कहलाएगा, यानी कि इसमें काम आपका पक्का होगा। परंतु इसी से अगली आपकी धारा है, जो आपकी क्या बोलती है, सेक्शन 232, धारा धारा सेक्शन 232, सेक्शन 232 जो बोलता है असंसाधित ट्रॉफी, है ना, असंसाधित ट्रॉफी, असंसाधित, असंसाधित ट्रॉफी, असंसाधित ट्रॉफी, है ना, असंसाधित ट्रॉफी। तो असंसाधित ट्रॉफी का सीधे सीधे मतलब निकालना है ना, सीधे सीधे मतलब निकालना है कि वन्य जीव या बंदी प्राणी के शरीर या शरीर के भाग को बस लाके रख लेना, कच्चा, बिना पकाया हुआ, ठीक है ना, बंदी प्राणी के शरीर या शरीर के भाग को, या शरीर के भाग को ले आना, ठीक है, ले आना, ठीक है, ले आना, कोई प्रोसेसिंग नहीं, कोई प्रसाधन नहीं, ठीक है, कोई प्रसाधन नहीं, है ना, कोई प्रसाधन नहीं, सीधे सीधे क्या लिखना कि कोई प्रसाधन नहीं, कोई प्रिजर्वेशन 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 नहीं, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे क्या है कि वन इसके शरीर का या शरीर के किसी भाग का कच्चे ही रहना, कच्चा, कच्चे की स्थिति में, बिना पकाया हुआ, शरीर के भाग का क्या रहना, कच्चा, कच्चा ही रहना, बिना पकाया हुआ रहना, बिना पकाया हुआ, बिना पकाया हुआ, बिना पकाया हुआ। तो ये सब चीज क्या कहलाएगी, ये सब चीज आपकी असंसाधित ट्रॉफी के अंतर्गत काउंट होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सपोज करो आपको जंगली जानवरों को खाने का शौक है और आपको नहीं पता कि वह जो जीव है वह संरक्षित प्रकार का है। आपने गए, आप शिकार किया, आपने मारा, और मार करके क्या किया, उसके गोश्त को पकाना शुरू कर दिया। जब गोश्त पक गया, जैसे ही आप खाने वाले थे, तो आपने यानी कि प्रोसेस कर लिया, जैसे ही आप खाने वाले थे वन विभाग की रेड पड़ गई, आपको उठा लिया गया। तो आपके खिलाफ जो धाराएं लगेंगी वो ट्रॉफी के सेंस में लगेंगी, क्योंकि आपने नेचुरल या अननेचुरल, नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से उसको प्रिजर्व कर लिया है, बहुत दिन तक आप रख सकते हैं। तो अगर आपने पका लिया है तो आपने उसको ट्रॉफी बना लिया है। बट आप अभी गए हैं, आपने मारा, मार करके उसकी स्किन में स्किन निकाल करके फ्लैश को काट वाट करके रख रखा है, और इतने में वन विभाग की टीम आ गई, आपको छौंकने तक का मौका नहीं मिला,
तो यहां पर जो चीज बरामद होगी उसको असंसाधित ट्रॉफी कहा जाएगा, यानी कि आपने उसका संसाधन नहीं किया है, आपने उसकी प्रोसेसिंग नहीं करी है, उसको क्या बोलेंगे, असंसाधित ट्रॉफी बोली जाएगी। कच्चा या बिना पकाया हुआ वन्य शरीर, वन्य जीव या बंदी प्राणी के शरीर का या पूरे शरीर का या शरीर के किसी भाग के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ, 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 बिल्कुल, हाँ, ट्रॉफी चॉकलेट नहीं है। हाँ, मजाक मत करो बेटे, गंभीर चर्चाएं चल रही हैं, उसको गंभीरता से ही आप लोग पढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सीधे ही आपको लेके चलता हूं, अब मैं सीधे ही आपको लेके चलता हूं कहां पर, एक धारा और करवाता हूं मैं आपको, एक धारा मैं आपको और करवाता हूं। वहां पर ये हमारी आ गई धारा 225 क, धारा या सेक्शन 225 ए, 225 ए या क, ठीक है। ये सीधे क्या बात कर रहा है यहां पर, ये सीधे ही आपकी बात बोल रहा है मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर, ठीक है, जू के बारे में बात हो रही है, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर। तो यहां पर यह धारा सीधे वही बोलती है कि मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर से मतलब वही है मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर से अर्थ उसी से है, उसी से है जिसका जिक्र, जिसका जिक्र, जिसका जिक्र इस एक्ट की धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब धारा आएगी, इस एक्ट की जो धारा है वो 38 ज में किया गया है, जिसका जिक्र इस एक्ट की धारा, इस एक्ट की धारा 38 ज में किया गया है, किसमें, 38 ज में, है ना, 38 ज में किया गया है, ठीक, 38 ज में किया गया है, ठीक है, 38 ज में किया गया है। यानी कि आगे जब आप जाओगे तो चिड़ियाघर की जो धारा होगी, जू की जो धारा होगी, वो कौन सी होगी, आपकी 38 ज होगी। इस बात को आपको अच्छे से देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। हाँ, हाँ, मोर के पंख इत्यादि, मोर भी संरक्षित जीव है, बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। हम्म, ठीक, चलिए, अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं लेकर चलता हूं आपको अध्याय 2 की तरफ, है ना, अध्याय 2 की तरफ। थोड़ा सा लिख लो, अध्याय ना भी अध्याय मत लिखो, रहने दो, ठीक है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं अधिकारियों की नियुक्ति पर, यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए, अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स। और ऑफिसर्स कौन से आएंगे यहाँ पर, ऑफिसर्स यहाँ पर आएंगे आपके वन्यजीव परिरक्षण निदेशक, और आपके आपके वन्यजीव, मुख्य वन्यजीव संरक्षक, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, और आपका जो आपका डायरेक्टर होगा, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन डायरेक्टर, है ना। हाँ, समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको। हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, ट्रॉफी और मांस में क्या अंतर है, मांस के अंतर्गत तो, हाँ, मांस के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, मांस के अंतर्गत शरीर का कोई भी भाग जो बताया गया है ना, खून, हड्डियां, नसें, नाखून, पृष्ठ, कवच, गोश्त, है ना, और ब्लड इत्यादि सब आ जाएगा। ये बात बताइए कि इसको मांस कहा जाएगा, जब भी मांस कहा जाएगा तो ये सब उसके अंदर काउंट होगा। बट आपने यदि क्या किया कि इनमें से कोई सी भी चीज को लिया, पूरे एनिमल को लिया या इनमें से कोई सी भी चीज को लिया, और आपने उनको प्रिजर्व कर लिया, मढ़ दिया, जैसे खाली होती है, जानवरों की खाली होती है, उसको चूना में लगाया, साफ किया और उसको प्रिजर्व कर लिया, एक लंबे टाइम तक वो खराब नहीं होगी, टूटेगी नहीं, गलेगी नहीं। तो आपने जब उसको प्रिजर्व कर लिया तरीकों से, तो वो ट्रॉफी कहलाएगी। बात इतना सा है, कोई अंतर नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें। हाँ, 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 जी, धन्यवाद। हाँ, ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुन लो।
अब अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में यहां पर प्रश्न आ रहे हैं, तो यहां पर मोस्ट 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 इंपोर्टेंट आपका कौन सा जो हम पढ़ के आए थे, धारा या सेक्शन कौन सा, 3(1)(a), क्या पढ़ के आए थे, 3(1)(a। तो 3(1)(a) भूलना नहीं है बेटे, बिल्कुल भी जरा सी भी गड़बड़ नहीं करनी है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। किसकी नियुक्ति इसमें की जा रही है, इसमें वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, क्या है, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, है ना, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति किसमें होती है, आपकी सेक्शन 3(1)(a) में वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति, है ना, निदेशक। तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे इसको, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसको हम छोटी सी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो DWC लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, हम सीधे DWC को ही बोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति इस धारा के तहत की जाती है, इस धारा के तहत की जाती है ना, इस धारा के तहत की जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। जब भी पूछा जाएगा DWC यानी डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हाँ जहां जहां पर आपको लग रहा है कि दो जगह, हाँ अच्छा ठीक है रोहित, धन्यवाद। जहां जहां पर आपको लग रहा है, हाँ जहां जहां पर आपको लग रहा है, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर की बात हो रही है बेटे, सब चीज क्लियर होगी, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो। तो जहां जहां पर आपको लग रहा है दो जगह जिक्र किया गया है, एक्चुअली में दो जगह जिक्र नहीं किया गया है। परिभाषाओं में ये बात बताई गई है कि ये टर्मिनोलॉजी आगे जाके एक्ट में आएंगी, उनका क्या मतलब है, उन पर्टिकुलर शब्दों का क्या मतलब है। तो वहां पर ये बात आई है, जैसे वहां पर हमारा सेक्शन 224 में उन्होंने बोला अभयारण्य, तो वहां पर उन्होंने क्लियरली बोला कि अभयारण्य से मतलब वही है जो सेक्शन 18 में दिया गया है ना, सेक्शन 35 में दिया गया है। राष्ट्रीय उपवन, तो राष्ट्रीय उपवन से मतलब वही है जो सेक्शन 18 में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से जहां पर दो चीजें आई हैं, जैसे आपका वन्यजीव परिरक्षण निदेशक पहले आया है, तो उसने बोला है कि वन्यजीव परिरक्षण निदेशक का मतलब वही है जिसको हम सेक्शन 3(1)(a) में क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, इतनी सी बात है। तो वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति सेक्शन 3(1)(a) में की जाती है, यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है हमारा, वो कौन सा है, हमारा सेक्शन 4(1)(a) कौन सा आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें CWW चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अपॉइंटमेंट करी जा रही है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और बहुत अच्छे से आपको इसको समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाए और 10 प्रश्न रखने हो तो मैं इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर रख लूंगा। सेक्शन आपका कौन सा आ जाएगा, 4(1)(a), सेक्शन 4(1) क या 4(1)(a), जो बात करता है किसके बारे में, जो बात करता है मुख्य वन्यजीव संरक्षक, क्या है आपका मुख्य वन्यजीव संरक्षक, जो आगे जाके सेक्शन 11 और 12 में किसी भी संरक्षित जीव को मारने के लिखित आदेश देगा, किस आधार पर, कि यदि वह मैन ईटर हो गया है, नरभक्षी हो गया है, या वह किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो गया है और उसको किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो मुख्य वन्यजीव संरक्षक बहुत जबरदस्त जॉब होती है, ठीक है। कौन लोग होते हैं, जो आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है उसके अधिकारी होते हैं। यदि आपने किसी ने बायो से, है ना, आपके मतलब बोटनी या जूलॉजी से चीजें कर रखी हैं, तो आप जो आपका राज्य में परीक्षा होती है ना, जो आपकी राज्य में वन विभाग की परीक्षा होती है उसमें एग्जाम दीजिए, या आप आइए जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसमें IFS का प्री और मेन, ये प्री तो साथ होता है सिविल सर्विस के साथ में, पर मेंस उसका अलग होता है। बहुत ज़बरदस्त पोस्ट होती हैं, है ना। आपका FRI है ना देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत ज़बरदस्त है ना, अधिकारी वहाँ से बनते हैं, तैयार होते हैं,
और पूरे इंडिया में देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। यदि आप एक शांति वाली लाइफ चाहते हो और आप जीवों के साथ में रहना चाहते हो, आपको जंगली लाइफ, ये जंगल के जीवन बहुत अच्छा लगता है, तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्ज़ाम, है ना। चाहे वो सेंटर का हो, चाहे वो आपका स्टेट का हो, बहुत अच्छी पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं। ठीक है, अगर आप सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और जानवरों के बीच में रह के, प्लांट्स के बीच में रहना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी, और आपकी बहुत जिम्मेदारी होगी, बहुत बड़े बड़े पद हैं ये। मुख्य वन्यजीव संरक्षक, यानी कि आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। क्या है आपका? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की यहाँ पर आपकी बात हो रही है, जिसको हम संक्षेप में क्या बोल देंगे? संक्षेप में हम बोल देंगे CWW, है ना। CWW, ये दोनों एक ही बात है। की नियुक्ति, की नियुक्ति, की नियुक्ति इस धारा के तहत होती है, इस धारा के तहत होती है, इस धारा के तहत होती है, इस धारा के तहत होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बात आपको अच्छे से जान लेनी चाहिए। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, ब्लैक पेन का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। 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 हाँ हाँ। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, हाँ इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना, ये वाला, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ मतलब रहेगा, क्योंकि देखो इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। क्योंकि हम पीछे से आ रहे हैं करते हुए, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसको मैं चेक करूंगा एक बार, ठीक है। ये हो सकता है ये आपका गलत हो गया हो, इसको मैं चेक करूंगा। यहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश रखना आप सही करने की, ठीक है, इसकी आप गुंजाइश रखना। ये 225A ना हो करके कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर, तो कई बार चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं, तो उनको देखना थोड़ा ज़रूर रहता है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग यहीं पे रख लेते हैं। हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं लिखावट समझ में नहीं आता। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास करो। हाँ, यूपीएससी के थ्रू बनते हैं। जो एमएससी, एमएससी भी की जरूरत नहीं है, बीएससी भी अगर आपने किया हुआ है तो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया होता है। साल 1.5 साल की तैयारी में अच्छा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई आप कर सकते हो। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ग्रुप ए की जॉब होती है। हाँ ठीक है, तो आज यहीं पे रख लेते हैं इसको, थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लूंगा, इसको थोड़ा सा भी डाउट में रख लेते हैं, कल अगर ऐसा रहेगा तो मैं इसको सही करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल आपके इसी सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। हम्म। हम्म। चलिए। हाँ, नॉर्मल दुकानों पर जो मांस बेचा जाता है वो संरक्षित प्राणियों का नहीं है, वो वन्य जीवों का नहीं है, वो पशुधन जो आता है, लाइव स्टॉक के अंतर्गत आता है, उन्हीं का है। ठीक है, बाकी किसी का नहीं है। और उसमें भी अगर भारत में देखा जाए, तो भारत में आप देखो कि जो गाय है उसका तो काट ही नहीं सकते हैं, ठीक है, गाय का तो काट ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ जो गाय को काटते हैं, पर भारत में बहुत हद तक इस पे बैन है आपका पूरा। हाँ चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। और इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी ना इसको थोड़ा डाउट में रखते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई ये चीज़ें गलत हो जाती हैं कई बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और बहुत सारा मतलब पॉइंट है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।